तो इंटरप्ट ड्रिवन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बात हमारी थी, ठीक है, चल रही थी। अच्छा, ट्रैप एक चीज होती है ट्रैप, ठीक है। ट्रैप क्या होता है? ट्रैप भी कहते हैं, एक्सेप्शन भी कहते हैं। ट्रैप और एक्सेप्शन इज अ सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट, ठीक है। ऐसा इंटरप्ट जिसको सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है, ऐसा इंटरप्ट जिसको सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है, इसको कहते हैं ट्रैप। आपने देखा होगा C# पे आपने कोड किया होगा, पाइथन पे या C# पे, तो उसमें आप कोड करते करते जो है वो जब आप उसको रन कर रहे होते हो तो कभी कभी वो एरर आ जाता है, ठीक है ना। सब कहते हैं कोड फट गया, वो एरर आ जाता है और वो एक्सेप्शन जनरेट हो जाती है, ट्रैप है वो एक्चुअली। वो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रोक देता है, सारे प्रोग्रामों को रोक के ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरर को दिखाता है जो कि सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है, ठीक है। तो उसको कहते हैं ट्रैप, उसको एक्सेप्शन भी कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेजेस के अंदर। आपने पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, पढ़ा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब है कोई चीज जो आपके इलीगल एक्टिविटी कोई अगर हो जाती है तो वो कोड जो है वो एरर जनरेट करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये होता है कि आप उसको जो एरर जनरेट हुआ है उसको कैच करते हो और उसका कोड लिख देते हो ताकि वो बीच में एरर मैसेज ना आ जाए कोई उठ के और प्रोग्राम रुक ना जाए, ठीक है। उसको कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये आप लोगों ने किया है ऐसे एक्सेप्शन हैंडलिंग पे कोई काम किया है? किया तो होगा, लेकिन जरूरी होता है ये वैसे। तो ट्राई केच वगैरह किया है, ट्राई केच वाली चीज ही है, इसी को कह रहा हूँ मैं, ट्राई केच जो आपने किया होगा, यही एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है। अब आप ये देखें, ट्रैप जो है ना, वो ट्रैप एक्चुअली वो इंटरप्ट है जो कि सॉफ्टवेयर से जनरेट हुआ है, ठीक है। मतलब फर्क बताना चाह रहा हूँ, जो हार्डवेयर से जनरेट हुआ है उसको कहते हैं इंटरप्ट, वो जो हार्डवेयर से जनरेट हुआ है उसको इंटरप्ट कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है इंटरप्ट, उसको हम कहते हैं ट्रैप या एक्सेप्शन, ठीक है। तो आईओ डिवाइसेस से जनरेट हो रहा है वो इंटरप्ट है, और जो सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहा है वो ट्रैप है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इंटरप्ट और ट्रैप में फर्क समझ में आ गया ना आप? एक आईओ डिवाइस से जनरेट हो रहा है और एक सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रहा है। तो आगे देखें क्या लिखा है। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स एट द प्रोग्राम काउंटर। तो सीपीयू की जो भी स्टेट्स है उसको जो है स्टोर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ स्टोर करता है? अपने रजिस्टर्स के अंदर। रजिस्टर्स का आइडिया, व्हाट आर रजिस्टर्स? कभी नाम सुना है? जी, रजिस्टर्स का सुना है ना? रजिस्टर्स क्या होते हैं? सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं।
सीपीयू के अंदर होते हैं रजिस्टर्स। आप जिन लोगों ने मुझसे कॉल पढ़ा है वो तो फौरन बता दें रजिस्टर का, उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा है रजिस्टर के बारे में। ठीक है, मैंने बहुत तफसील से समझाया है रजिस्टर के बारे में जिन लोगों ने कॉल पढ़ा है। हाँ यही चीज है, EAX, EBX, ECX सारे रजिस्टर्स थे ना ये। तो सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो रजिस्टर्स का काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है रजिस्टर्स का, ठीक है, मुख्तलिफ रजिस्टर, छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर होते हैं। इनका काम क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज। अब्दुल हसीब ने बताया, सही बताया, टेम्पररी स्टोरेज होता है। जैसे रैम है, रैम भी टेम्पररी स्टोरेज करती है। रैम का काम क्या है, टेम्पररी स्टोरेज, वक्ती तौर पे जो डेटा स्टोर एग्जीक्यूट करना होता है और रैम में ले आया जाता है। तो जब रैम मौजूद है तो रजिस्टर की क्या जरूरत है, दोनों टेम्पररी स्टोरेज करते हैं। तो जब रैम प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमें रजिस्टर्स क्यों चाहिए, ये कौन बताएगा। डेटा पास करते हैं मेमोरी टू प्रोसेसर टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। वसीम ने टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। देखो देखो इसमें होता क्या है, मेमोरी का एड्रेस तो खैर हमें स्टोर, कोई भी ऑपरेशन है ना, जैसे हमने करना है 3+2, तो सीपीयू क्या करता है, 3 को लेकर आएगा रैम में, ठीक है, ये एड्रेस बस है, एड्रेस बस क्या करेगी, 3 को रैम में रीड कर लेगी, ठीक है। जब 3 फोकस में होगा तो उसको 2 फोकस में नहीं है। जब वो 2 को रैम में लेकर आएगा, ठीक है, तो 3 फोकस से निकल जाएगा, फिर 3 फोकस नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस वक्त 2 एक ही लाइन है, या तो एक वक्त में 3 को लेगी या 2 को लेगी, तो 3+2 कैसे होगा। तो करता है क्या है कि 3 को उठा के उसने रख दिया एक रजिस्टर में और 2 को उठा के रख दिया रैम में, ठीक है। तो अब 3+2 हो जाएगा क्योंकि दोनों अब फोकस में, 3 रजिस्टर में पड़ा है, रैम में 2 पड़ा है, अब दोनों को जमा कर देगा। तो एड्रेस लाइन एक वक्त में एक ही डेटा को एक्सेस कर सकती है, ये मैंने बताया था कॉल में जिन्होंने मुझसे पढ़ा। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर जो है ना वो, जब हम रैम के अंदर कोई ऑपरेशन सारे परफॉर्म ना कर पाए तो हम रजिस्टर का सहारा लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर रैम के अंदर सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे हम, तो हम रजिस्टर का सहारा लेते हैं और वहां पर टेम्परेरी स्टोरेज करवा के उस ऑपरेशन को कंप्लीट कर देते हैं। इस मकसद के लिए यूज होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। लेकिन रजिस्टर जाहिर है साइज में छोटे होते हैं, ये तो आपकी रैम जीबीज में है, रजिस्टर्स केबीज में होते हैं, ठीक है, किलोबाइट्स में होते हैं। तो केबीज में होते हैं और छोटे ही होते हैं, जाहिर है लिमिटेड होते हैं, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, सीपीयू के अंदर होते हैं। लेकिन रैम जो है वो तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, जितनी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन रजिस्टर आप नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, डिटरमाइन विच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज अकर्ड। तो आपको देखना होगा कौन सा इंटरप्ट जो हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि एक तो इंटरप्ट वो है जो उसको आपको मैंने बताया, जिसको हम ट्रैप कहते हैं, ठीक है। एक ट्रैप इंटरप्ट है और एक जो है आईओ डिवाइस से जनरेट होता है उसको हम इंटरप्ट कह रहे हैं। सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ कोड डिटरमाइन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फॉर ईच टाइप ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। हर तरह के इंटरप्ट के अंदर जो है क्या सा कौन सा एक वेक्टर इंटरप्ट का मतलब क्या है, वेक्टर इंटरप्ट का मतलब ये है कि जाहिर है एक से ज्यादा इंटरप्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर और उनमें से वन बाय वन सबको चलाएगा, तो उसको कहते हैं वेक्टर इंटरप्ट। पोलिंग के अंदर जो है इंटरप्ट खुद ही जो है वो इंटरप्ट खुद ही इनिशिएट करता है अपनी रिक्वेस्ट को। हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अंदर बस थोड़ा सा आइडिया देने के लिए दिखाया गया है, सीपीयू कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है, ये आईओ डिवाइसेस हैं जो उनके इंटरप्ट जनरेट करेंगी, ठीक है। तो सीपीयू कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर रन हो ऊपर दिखाया गया स्ट्रेट लाइन से सीपीयू का प्रोग्राम रन हो रहा है।
अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आईओ डिवाइसेस शुरू में आइडल है, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है कि आइडल है, कोई भी इंटरप्ट जनरेट नहीं हुआ। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई भी इंटरप्ट यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही लाइन डाउनवर्ड आई, जैसी लाइन डाउनवर्ड आई, अब ये कह रहा है यहाँ पर इंटरप्ट हो गया, आईओ रिक्वेस्ट आ गई। आईओ रिक्वेस्ट आ गई तो ये अभी आईओ रिक्वेस्ट चल रही है। अब ये आईओ रिक्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हुई है। जैसे ही आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई, दोबारा ये आइडल पे चला गया, अब आईओ रिक्वेस्ट कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही कंप्लीट हुई, ये थोड़ी देर के लिए सीपीयू जो है वो आईओ का काम सरंजाम देगा। ये डाउनवर्ड दिखाया है, ये सीपीयू का साइकिल दिखाई है कि थोड़ी देर के लिए ये जो है ना डाउनवर्ड हुआ है कि ये आईओ रिक्वेस्ट ने जो काम कंप्लीट किया उसको सरंजाम देगा, और फिर दोबारा से सीपीयू अपना काम शुरू कर देगा। फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद दोबारा इस पोजीशन पे आके दोबारा आईओ रिक्वेस्ट आई। पहले आईओ रिक्वेस्ट यहाँ आई थी, फिर डेटा ट्रांसफर हुआ, दोबारा आईओ रिक्वेस्ट आई। जब दोबारा आईओ रिक्वेस्ट आई, सीपीयू वही आइडल स्टेट में था, दोबारा से डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, ये आईओ डिवाइस दोबारा डाउनवर्ड हो गई कि आईओ रिक्वेस्ट आई है, और यहाँ पर आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई इस जगह पे, और फिर ये दोबारा आइडल पे चला गया। ठीक है, आईओ रिक्वेस्ट दोबारा आइडल पे चली गई। लेकिन यहाँ जो कंप्लीट हुआ है, सीपीयू ने उसका काम, इंटरप्ट जो आई थी उसका जो काम था सीपीयू ने किया, ये नीचे डाउनवर्ड हुआ है, और इसका काम कंप्लीट करने के बाद दोबारा सीपीयू जो है वो अपने नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे लग गया। ये डायग्राम समझ में आ गई सबको? कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? सर सर ये जो वर्टिकल लाइन है इसका क्या मतलब है? वर्टिकल ये लाइन सिर्फ शो मतलब नीचे जो हाँ, वर्टिकल लाइन इवेंट शो कर रहा है कि आईओ रिक्वेस्ट आई, उसको वर्टिकल लाइन पे दिखा, इस जगह पर आईओ रिक्वेस्ट आई। तो जब आईओ रिक्वेस्ट आई तो ये आईओ रिक्वेस्ट चल रही है, ये पूरा लाइन जो है ना आईओ रिक्वेस्ट की चल रही है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। जैसे ही कंप्लीट हुआ है, आईओ का काम खत्म हो गया। अब आईओ आईओ जो है वो आइडल मोड पे आ गया दोबारा। लेकिन जब ये काम खत्म हुआ तो इसका काम जो भी था, सीपीयू ने उसका काम, उस काम को एग्जीक्यूट किया, ये वो दिखा रहे हैं। सीपीयू अपना काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही आईओ का काम, आईओ रिक्वेस्ट ने कंप्लीट हुई, सीपीयू ने उसका काम जो है कंप्लीट किया, और दोबारा से फिर सीपीयू ने अपना काम शुरू किया। ये वही बात है जो मैं बताया था आपको, डाउनलोडिंग चल रही है, आईओ रिक्वेस्ट आई, ये यहाँ से चला गया, उसका काम कंप्लीट किया, वापस वहीं पर आ गया जहां पर था। ये वही काम हो रहा है, सीपीयू वापस वहीं आ गया। फिर दोबारा आईओ रिक्वेस्ट आई, ये दोबारा आईओ रिक्वेस्ट आई, दोबारा आप देखें यहाँ पर दोबारा ये डाउनवर्ड हो गया, यहाँ आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई, और यहाँ पर दोबारा ये आइडल स्टेट पर आ गया, और यहाँ पर सीपीयू ने दोबारा इस आईओ रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए, इस इंटरप्ट को जो है पूरा करने के लिए थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट के पास आया, उसका काम कंप्लीट किया, दोबारा सीपीयू ने अपना काम शुरू कर दिया। सही सही। The IO, after IO starts, control returns to the CPU to user program. जब IO स्टार्ट होता है, ठीक है, IO स्टार्ट होने के बाद कंट्रोल रिटर्न टू द यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन IO कंप्लीशन। IO कंप्लीशन के ऊपर जो है कंट्रोल जो है वो फिर यूजर जो है वो CPU जो है वो एक्टिवेट होता है। वेट इंस्ट्रक्शन आइडल द CPU until the next interrupt। होता क्या है कि जब तक वेटिंग में होता है ना, क्योंकि जाहिर है जब भी कोई आईओ परफॉर्म हो रहा होता है उसके अंदर सीपीयू भी वेटिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वेटिंग में क्यों आता है? क्योंकि देखो जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल ABCDEF, अब ये 4 कैरेक्टर आपने प्रेस किया कीबोर्ड से, लेकिन ये चारों के दरमियान गैप है, ए के बाद फौरन भी अगर आप बी लगा दो फिर भी बहुत सीपीयू के लिए बहुत, क्योंकि सीपीयू तो बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, तो ABCDEF तो बार बार जो है गैप आ रहा है बीच में, ठीक है, तो वो इस गैप के अंदर बहुत सारे काम कर सकता है। तो सीपीयू ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं कि आईओ के दरमियान में जो भी गैप है ना, उस गैप के अंदर भी सीपीयू को बिजी रखा जाए, इससे कोई काम लिया जाए, ताकि सीपीयू जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो मतलब प्रोग्राम्स को चला सके। अच्छा, ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आईओ कंप्लीशन।
ठीक है, तो यूजर प्रोग्राम के पास आ जाता है आईओ को कंप्लीट होने से पहले ही, क्योंकि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम कॉल क्या है, रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर टू वेट फॉर आईओ कंप्लीशन। ठीक है, सिस्टम कॉल ये क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट की जाती है कि वो रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई आईओ जो है, जो भी आईओ किया गया है वो कंप्लीट कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा, आप सी शार्प पे कोड लिखते हो, अब इस पे आप लिखते हो, यूजर से मांगते हो ना, एंटर प्लीज एंटर योर नेम। जैसे ही आप एंटर योर नेम मांगते हो तो वो रुका रहता है, यानी कि वो जो मैसेज बॉक्स है वो रुका रहेगा। कब तक रुका रहेगा? जब तक यूजर उसमें नाम नहीं डाल दे अपना, तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो वो आईओ का वेट कर रहा है, ठीक है, वो आईओ का वेट कर रहा है। जैसे ही आईओ कंप्लीट होगा तब वो रिक्वेस्ट चलेगी। ठीक है, तो बाजू का ऐसा भी होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, आप कोई वेटिंग डाल देते हो आईओ की, कि जब वो आईओ कंप्लीट होगा तब वो सॉफ्टवेयर आगे चलेगा, अदरवाइज वो रुका रहता है। या आपने देखा होगा कभी कभी फॉर्म फिल करते वक्त भी जो है आपके सामने बटन आ जाता है यस या नो। ठीक है, तो वो आईओ मांग रहा होता है, इनपुट आउटपुट कुछ चीज चाहिए होती है उसको, जिसकी वजह से वो वेटिंग में कर देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट में दिखा देते हैं यहाँ पर तो ये तो आपको बात पता होगी कि जो है वो स्टोरेज की अगर हम बात करें, स्टोरेज जो है वो बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है। ठीक है, स्टोरेज हम ज्यादातर जो है वो बिट में कर रहे हैं। बिट का मतलब क्या, 0 या 1। कंप्यूटर इसी में डेटा स्टोर कर रहा होता है, या 0 में या 1 में। ठीक है, और कोई तीसरी फॉर्म तो नहीं है, बाइनरी के अंदर ये 2 बिट्स होती हैं, 0 या 1, उसको हम बिट कहते हैं। बाइट किसे कहते हैं? 8 बिट को कहते हैं। 8 बिट का मिलके 1 बाइट बन जाता है। ठीक है, एक चीज होती है वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है कि वर्ड हम वैसे तो असेंबली में हमने पढ़ा 2 बाइट को कहते हैं वर्ड। ठीक है, तो वो क्योंकि इंटेल वाले जो है 2 बाइट को एक वर्ड कहते हैं, लेकिन दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले हैं वो वर्ड की अलग अलग डेफिनेशन ले रहे होते हैं। तो बहरहाल वर्ड के अंदर भी जो है वो डेटा को मेजर किया जा सकता है। तो ये बता रहे हैं, जैसे किलो बाइट को आपको पता है कि 1024 बाइट्स होते हैं किलो बाइट में। मेगा बाइट में 1024 बाइट का स्क्वायर कर दिया, वो मेगा बाइट हो गया। गीगा बाइट, टेरा बाइट, पीटा बाइट, सब जो है वो एक्चुअली जो है वो मेजरमेंट है। तो ये टेराबाइट तक तो आजकल हार्ड ड्राइव चली गई है, ये हम देख ही रहे हैं। पीटाबाइट भी उसके बाद। तो वो एक्चुअली उतनी मर्तबा जो है वो मल्टीप्लाई होता रहता है, मतलब उसके ऊपर पावर पावर पे एक्सपोनेंट पे वो मल्टीप्लाई होता रहता है, और वो चीजें उतनी बढ़ती रहती हैं। जो नॉर्मल, ये तो वेट वो था स्टोरेज के बारे में यहाँ पर बताया। अगर हम स्टोरेज स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, एक तो होती है आपकी मेन मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं। तो सीपीयू को जो है ना, जाहिर है ओनली लार्ज स्टोरेज मीडिया डेट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। तो रैम को जो है वो डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस कर जो है वो कर लेता है। जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने उसकी सारी बातें भी की रैम के बारे में। और ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब ये टेम्पररी होता है, जो कुछ होता है उसमें वो टाइम बिंग जो सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होता है वही डेटा होता है उसमें। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो आपकी होती है नॉन वोलेटाइल, उसके अंदर परमानेंट होता है। जैसे आपकी हार्ड ड्राइव है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। ठीक है, तो उसमें जो चीजें हैं वो परमानेंट है। हार्ड डिस्क रिजिड मेटल और ग्लास प्लेटर्स कवर्ड विद मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में जो है आपकी ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और हार्ड डिस्क के अंदर अगर आप देखें उसके अंदर एक प्लेट होती है, और उस प्लेट के अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक होते हैं, नजर तो नहीं आएंगे आपको, मतलब होता है ऐसे ही है कि वो पूरा एक प्लेट में नजर आएगी आपको, हार्ड ड्राइव की गोल प्लेट मेटल की। और उसमें जो मुख्तलिफ ये सर्कल्स होते हैं, इन सर्कल्स को हम कहते हैं ट्रैक्स, ये ट्रैक है। और एक वर्टिकल कटिंग होती है, उसको कहते हैं हम सेक्टर्स। हार्ड डिस्क को मतलब इस तरीके से वो इसकी शेप ऐसे होती है। तो ये एक सेक्टर हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है। आपने सुना होगा लफ्ज बैड सेक्टर। हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ गया। बैड सेक्टर का मतलब क्या है? ये सेक्टर खराब हो जाते हैं। ये जो है ना, ये सेक्टर खराब हो जाते हैं। जब सेक्टर खराब हो जाते हैं तो उसमें डेटा स्टोर करने की काबिलियत नहीं रहती, उसको हम कहते हैं बैड सेक्टर आ गया। हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ गया। तो ये हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा था स्टोरेज में। सॉलिड स्टेट डिस्क का मतलब क्या है? एसएसडी, जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ये फास्टर देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट होती हैं, क्योंकि
इनका जो डिजाइन ऐसा बनाया है, इनके अंदर प्लेट्स नहीं होती। ये प्लेट्स है ना, ये इस तरह की प्लेट्स नहीं होती, बल्कि रैम की तरह इसका आर्किटेक्चर होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव का। तो इसके अंदर ज्यादा आईसीज लगी होती हैं जो फौरी तौर पर डेटा को सेव कर लेती हैं, और एक्सेस भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये भी हार्ड डिस्क की तरह नॉन वोलेटाइल एंड डेटा परमानेंट सेव होता है इसमें, ठीक है। तो और ये आजकल पॉपुलर भी हो रही है, लेकिन जो है जाहिर है इसके अंदर है ना आपको बहुत ज्यादा कैपेसिटी में नहीं नजर है, बहुत महंगी भी है और ज्यादा कैपेसिटी में भी नहीं है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल में इसमें आपको 250 GB 500 GB भी मेरे ख्याल में नहीं है इसमें इस वक्त। सॉलिड स्टेट का 250 GB आ रहा है बस ज्यादा से ज्यादा। तो क्योंकि एक तो इसके अंदर इतनी अभी इस टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर तो इसी का ही है, लेकिन फिलहाल जो इस पे भी काम चल रहा है। तो इस वक्त आपकी जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव है वही चल रही है, ज्यादा स्टोरेज आपको दे रही है। इसमें ज्यादा स्टोरेज पे काम अभी चल रहा है, फ्यूचर में आ जाएंगे इसमें भी। और इसकी जो, लेकिन फिलहाल ये बहुत कॉस्टली भी है और इस पे भी मतलब वर्किंग भी चल रही है। तो स्टोरेज की अगर हम हायरार्की की बात करें तो स्टोरेज में ना जो प्राइस है ना, पैसे जो उसके महंगे हो रही होती है स्टोरेज डिवाइसेस के, वो डिपेंड कर रहे होते हैं उसकी स्पीड पे, ठीक है। यानी कि स्पीड, कॉस्ट और वोलाटिलिटी, यानी कि वो कितनी देर जो है वो ये टेम्पर मतलब वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो इसको इस लिहाज से जो है ना आप स्टोरेज डिवाइसेस को ऑर्गेनाइज किया गया है। आगे डायग्राम भी दिखाता हूँ मैं आपको। कैशिंग का मतलब क्या है? कॉपिंग इंफॉर्मेशन टू फास्टर, यानी कि बीच में एक यूनिट डाल दिया जाता है ताकि डेटा को जल्दी से फास्टर जो है उसको एक्सेस किया जा सके। जैसे आपने सुना होगा कैशे, कभी कभी होता है क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जो रैम है, मेन मेमोरी कैन बी व्यूड एज अ कैशे फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। रैम एक तरह से हार्ड डिस्क का लिए कैशे है। हमें हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस, तो हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क से डेटा जो है वो देर में एक्सेस होगा, और सीपीयू करता नहीं हार्ड डिस्क से डायरेक्ट, तो वो किससे लेता है? रैम से। तो एक्चुअली रैम के अंदर जो है सीपीयू से उठ के आता है डेटा। तो रैम जो है एक तरह से कैशे का काम कर रही है हार्ड डिस्क के लिए, ठीक है। तो सीपीयू जो है वो, अच्छा मैं सीपीयू जो है ये रहा, सीपीयू के जो है ना, सीपीयू के और रैम के दरमियान भी कैशे होते हैं मदरबोर्ड पे। इस तरह के ये कैशे लगा दिए, L1 कैशे हो गया, L1 कैशे है, ठीक है। तो होता क्या है, कैशे रैम से उठ के इस कैशे में आ जाती चीज। अब ये सीपीयू डायरेक्ट इस कैशे को पहले चेक करता है, अगर यहाँ है तो यहीं से ले लेता है चीज, उसको रैम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो और फास्ट हो जाता है, सीपीयू की स्पीड और फास्ट हो जाती है, ठीक है ना। कुछ कैशे पहले आते थे सीपीयू के ऊपर होते थे, L2 कैशे, L3 कैशे। लेटेस्ट सीपीयू पे तो नहीं है, लेकिन इस तरह सीपीयू के ऊपर भी कैशे होते थे। अब तो चिप के अंदर ही कैशे होता है। तो बहरहाल कैशे का मतलब क्या है कि एक स्टोरेज को करीब से करीब कर दिया जाए सीपीयू के, ताकि सीपीयू फास्टर रेस्पॉन्स कर सके। इस टेक्निक को कहते हैं कैशिंग। और डिवाइस ड्राइवर क्या है? फॉर ईच डिवाइस कंट्रोलर टू मैनेज आईओ। जाहिर है अब हर एक आईओ डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए उसका ड्राइवर चाहिए, जैसे कीबोर्ड के लिए उसका ड्राइवर, माउस के लिए उसका ड्राइवर, उसी को कह रहे हैं डिवाइस ड्राइवर। और कंट्रोलर कर्नल के दरमियान यूनिफॉर्म एक्सेस भी जो है प्रोवाइड करके देता है ड्राइवर आपको। अब यहाँ पर ये देखो डायग्राम जो बनी है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा मैग्नेटिक टेप्स तो अब यूज ही नहीं हो रही, लेकिन यह दिखाया गया है कि ये सबसे ज्यादा स्टोर कर सकती थी डेटा। लेकिन आजकल तो ये ऑब्सोलीट हो चुकी है। ऑप्टिकल डिस्क जो है, ये आपकी डीवीडी सीडी, ये ऑप्टिकल डिस्क है, इसमें भी डेटा स्टोर होता है काफी ज्यादा। ये हार्ड डिस्क है, ये सॉलिड स्टेट है, ये मेन मेमोरी है, ये कैशे है, ये रजिस्टर है। सबसे महंगे इसमें कौन सा है? रजिस्टर, जो सीपीयू के बिल्कुल ही अंदर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये दिखाया है जितना जो करीब होगा ना सीपीयू के, उसका स्टोरेज साइज उतना कम होगा। रजिस्टर का स्टोरेज साइज सबसे कम है क्योंकि ये सीपीयू के अंदर है। फिर कैशे का थोड़ा बड़ा है उससे, क्योंकि वो सीपीयू के थोड़ा बाहर होता है। फिर रैम का उससे बड़ा है, सॉलिड स्टेट का उससे बड़ा है, हार्ड डिस्क का उससे बड़ा है, ठीक है। यानी कि जो जितना सीपीयू से दूर होता जाएगा उसका साइज उतना बढ़ता जाएगा, जो जितना सीपीयू के करीब होगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा, और जो सीपीयू के जितना करीब होगा वो उतना ज्यादा फास्ट भी होगा। तो सीपीयू के इतना ज्यादा करीब होगा वो उतना ज्यादा फास्ट भी होगा, और वो उतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। रजिस्टर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो रजिस्टर्स तो सीपीयू के अंदर है, अगर आपको रजिस्टर चाहिए तो आपको सीपीयू लेना पड़ेगा। फिर कैशे, कैशे भी एक तरह से बिल्ट इन ही होते हैं।
कभी सीपीयू पे और कभी जो है वो मदरबोर्ड पे। रैम रैम जो है ये फिर आपको पता है रैम जो है हार्ड डिस्क के मुकाबले में तो महंगी है ना, हार्ड डिस्क के मुकाबले में रैम महंगी है, क्योंकि रैम तो कहने का मतलब ये कि क्योंकि ये सीपीयू से ज्यादा करीब है इसलिए महंगी भी है, और इसकी स्टोरेज हार्ड डिस्क से कम भी है। रैम के बाद क्या है, सॉलिड स्टेट। ठीक है, इस तरह से आपको हिरार्की, ये हिरार्की समझ में आई होगी आपको कि स्टोरेज साइज छोटा होगा, सीपीयू से करीब होगा, और वो महंगा भी होगा। जी मोहम्मद बिलाल, क्या क्वेश्चन है? सर ये ऑप्टिकल डिस्क सर जैसे सीडी हो गई डीवीडी हो गई इनके साइज तो कम होते हैं बनिस्बत हार्ड डिस्क के सर। अगर हार्ड डिस्क जैसे 500 जीबी है तो इनके इतने तो नहीं होते साइज। एक डीवीडी में 500 जीबी तो मैंने नहीं सुना सर। नहीं, वो ये दिखाया है कि देखो ऑप्टिकल डिस्क तो आप बहुत सारी यूज कर सकते हो ना, मतलब एक ऑप्टिकल डिस्क लगाई, दूसरी ऑप्टिकल डिस्क लगाई। वैसे तो जीबीज में वो जो अब तो वो जो डीवीडी डीवीडी का साइज तो ज्यादा होता है, लेकिन डीवीडी भी आप मल्टीपल लगा सकते हो। ठीक है, जी जी सर मल्टीपल के ये हिसाब से फिर आप सस्ती है ना, इसलिए हार्ड डिस्क से तो सस्ती है ना। तो आप डीवीडी तो आप सस्ते। 6-7 डीवीडी में भी डेटा स्टोर कर सकते हो, हार्ड डिस्क तो आप 6-7 नहीं लगाओगे, तो एक ही रखते हो। जी सर। यहाँ ये दिखाया है कि जो चीज चीपर है उसको नीचे दिखाया है, उसकी स्टोरेज ज्यादा दिखाई है कि आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, इसको तो सिंगल टाइम यूज करोगे। इसको भी अब हार्ड डिस्क कभी महंगी तो है, लेकिन कभी कभी 2 हार्ड डिस्क भी लगा लेते हो आप सिस्टम पे, ऐसा करते हो। लेकिन सॉलिड स्टेट उससे ही सर एक ही महंगी लगती है। वो एक ही लगेगी। फिर रैम रैम भी लगा तो लेते हो आप 2-3-4, लेकिन वो महंगी बहुत होती है। अगर आप 8 जीबी भी लगा दी तो काफी रेट बन जाते हैं उसके ना, रैम के। तो ये इतनी जी सर। महंगी हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते इसको, फिर आपकी एक्सपेंसिव, क्योंकि हार्ड डिस्क से सॉलिड स्टेट से ज्यादा महंगी पड़ेगी आपको अगर आप ज्यादा रैम लगा दो, और इसका जरूरत भी नहीं होती, इतनी जरूरत होती है तो फिर कैशे है, रजिस्टर्स है। तो जो सीपीयू से करीब आता जाएगा उसकी स्टोरेज कम होती जाएगी, और प्राइस भी सही ज्यादा होती सर। जाएगी, प्राइस भी ज्यादा होती जाएगी, स्टोरेज भी कम मिलती, और सीपीयू से दूर होगे तो स्टोरेज ज्यादा होगी, प्राइस भी सस्ती हो जाएगी। सही ओके सर। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल परफॉर्म्ड एट मेनी लेवल्स इन अ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। पर यहाँ पर ये दिखाया जो पिछली डायग्राम थी उसकी वजाहत हो रही है इस स्लाइड में। फ्रॉम स्लोअर टू फास्टर, ठीक है, नीचे स्लो था बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते गए डायग्राम में, फास्टर स्टोरेज हमें मिलती गई। फास्टर स्टोरेज कैशे, तो कैशे पहले चेक करता है कि उसके पास डेटा है कि नहीं। अगर इसके पास डेटा नहीं है तो वो, कि अगर इसके पास डेटा है तो कैशे से कॉपी कर लेता है, अगर डेटा नहीं है तो फिर वो कैशे में लेकर आता है। ये बात समझ में आई, ये जो लिखी है ना, ये बात ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर रैम सीपीयू जो है कोई चीज चेक करना चाह रहा है, ठीक है, सीपीयू पहले कैशे बना देता हूँ मैं ताकि समझ में आ जाए। ये सीपीयू है, ये कैशे है, ठीक है, ये सीपीयू है, ये कैशे है, ये रैम है। सीपीयू को चीज तलाश करनी होगी, वो कैशे में देखेगा कैशे में है कि नहीं। कैशे में अगर है तो यहीं से चला जाएगा, उसको रैम के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बच जाएगा। ये बात लिखी हुई है। If faster storage cache checked first to determine if information is there, अगर कैशे में इंफॉर्मेशन है कि नहीं। If it is, अगर वहां पर मौजूद है, information used directly from the cache, जो इन्फॉर्मेशन है कैशे से डायरेक्टली ले ली जाएगी, जो कि फास्ट होगी, टाइम आपका बच जाएगा, रैम तक जाने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट, अगर कैशे में ही नहीं है, अगर कोई यहाँ पर रिक्वेस्ट देखी कैशे में नहीं है तो फिर क्या करेगा, डेटा कॉपी टू कैशे, यानी डेटा को रैम पे चेक किया जाएगा, रैम से उठा के दोबारा कैशे में डाला जाएगा, कॉपी कर दिया जाएगा कैशे में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो कैशे से ही ले ले, रैम पे जाना ना पड़े। यानी कि कैशे में जो चीज मौजूद नहीं होती उसको कैशे में लाया, ले एक्सेस किया जाता है, लाया जाता है, फिर दोबारा से वो एक्सेसिबल होती है। ठीक है, तो ये वाली बात जो है यहाँ कही जा रही है कैशे के मुतालिक, कैशे से स्पीड फास्ट हो जाती है। अच्छा, अब आगे बताना डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस स्ट्रक्चर। मेमोरी को डायरेक्टली जो है वो एक्सेस किया जा सकता है।
मेमोरी डायरेक्ट एक्सेस कैसे होगा इसका, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 10 मिनट रह गए हैं। ये ये चीज समझनी होगी हमें, ये कैसे करना है। तो इसमें अटेंडेंस एक बार मैं देख लेता हूँ लास्ट में अटेंडेंस। तो एब्सेंटीज के मेरे नाम 14 पार्टिसिपेंट मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड सेशन में जो एब्सेंटीज है उनके नाम बता रहा हूँ। सेकंड सेशन में अम्मार, मोहम्मद अम्मार, नबील राशिद, मलिक अदनान, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद फुरकान, मौजम अली खान, आसिम रिजवान, उबैदुल्लाह। मौजम इज प्रेजेंट। अच्छा, मौजम प्रेजेंट है। मौजम दूसरे में आए, पहले में तो नहीं थे। अभी दूसरे में भी आप लेट आए हो मौजम, दूसरे में भी आप लेट आए हो, पहले में तो आप थे ही भी नहीं। मैंने पहले की अटेंडेंस ली थी 12 बजे, 12:05 पे ली थी। उबैदुल्ला, हाँ उबैदुल्ला आप आ गए हो, लेकिन आप फर्स्ट में नहीं थे, सेकंड की भी अटेंडेंस में नहीं थे, दिल लेट ज्वाइन किया आपने उबैदुल्ला। बहरहाल उबैदुल्ला आपकी अटेंडेंस भी मैं लगा रहा हूँ। और दूसरा क्या बताया उन्होंने, मौजम, मौजम की भी प्रेजेंट लग गई। आज चूंकि पहली क्लास थी तो मैंने आज रियायत की, ठीक है। तो आप लोग जो लेट आए थे उनको भी मैंने अटेंडेंस प्रेजेंट मार्क कर दिया, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में हमारी पॉलिसी यही रहेगी। नेक्स्ट क्लास से भी आज भी मैंने किया, 12 बजे फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस होगी, सेकंड सेशन की अटेंडेंस होगी 2:15 बजे, ठीक है। तो उसको फॉलो कीजिएगा। अटेंडेंस के टाइम पे जरूर आपने इन रहना है। वैसे तो पूरा सेशन सर ही रहना है, लेकिन अटेंडेंस पे खास हो जी। सर वो टाइमिंग क्या है? एलएमएस पे तो 2:15 पे क्लास खत्म हो रही है, तो इसमें क्या है आप बता दें एक दफा क्लियर। मैं लेट आया था पहले, सब इसमें था नहीं। नहीं, एलएमएस पे ये हमारी क्लास जो है ना 11:15 से स्टार्ट होगी और जी 3:45 तक चलेगी। इसका ऑफिशियल टाइम ये है, यानी कि सही। 12:15 बजे से 3:45 तक, ये तकरीबन 4 घंटे मेरे ख्याल में बन रहा है। अब इसमें जो है ना वो एक गैप दिया है नमाज का हमने बीच में, जी जी। तो वो एक गैप, 1 घंटे का गैप है हमारी नमाज का ना, तो क्या उसमें क्या है सर जी। उसकी टाइमिंग क्या है? कब से कब तक है वो 1 घंटा? वो हम 1 बजे से लेके 2 बजे तक का गैप है, लेकिन 2 बजे हम आ भी जाए, लेकिन 2:15 बजे से पहले मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा। 2:15 बजे ठीक तक मैं अटेंडेंस लूंगा, ठीक है। तो मतलब 2:15 बजे आप ये याद रखो अटेंडेंस का टाइम, एक तो पहले सेशन की 12 बजे अटेंडेंस होगी, दूसरे सेशन की 2:15 बजे, तो ताकि दोनों सेशन की आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, ठीक है। तो आज चूंकि ओके सर। फर्स्ट क्लास थी, थोड़ा सा इसको आज यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप लोग जो है ना सीआर के बारे में भी बता देना सर ग्रुप सर पे। मेरी प्रेजेंट सर चेक करें। आप बिलाल, जी सर, मोहम्मद बिलाल सर, मोहम्मद सेकंड बिलाल, सेशन में सर। सेकंड में तो आपकी, हाँ आप एब्सेंट मार्क हुए हो सेकंड। चलिए आपकी भी प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सभा भी एब्सेंट मार्क हुई है सेकंड में, सेकंड सेशन में। चलिए ठीक है, सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी।